तो जय हिंद मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो भाई जैसा कि हम अपना स्वर्णिम युग पढ़ रहे थे, गुप्त काल पढ़ रहे थे, तो दो राजा जो उसमें मुख्य थे और दो मैंने आपको जो मतलब श्रीगुप्त और घटोत्कच बताए जाते हैं वो मैंने आपको बताए। उनका ज़्यादा महत्व नहीं था। फिर आपके चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त के बाद आपके समुद्रगुप्त आए, उसके बाद ये बताया जाता है कि रामगुप्त। क्योंकि एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसके मैंने आपको बताया था विशाखादत्त हुआ करते थे। तो क्या नाम है, उससे पता लगता है कि उनके बाद रामगुप्त का भी था कुछ सीन। तो और नहीं, अन्य पुस्तकों में दिखाया जाता है कि आपका समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय सिद्ध आ जाते हैं। ठीक है भाई। तो रामगुप्त का मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, उनकी पत्नी हुआ करती थी शकोचन का युद्ध हुआ, उसमें भी पराजित हो गए। ध्रुवी देवी उनका नाम था उनकी पत्नी का। तो क्या नाम है, तो उन्होंने क्या नाम है, जब हार गए तो संधि में उन्होंने कहा कि क्या नाम है, हम अपनी पत्नी दान वो दे दो, मतलब पत्नी उसमें भेज दो। संधि में उन्होंने कहा कि हमें आप अपनी पत्नी दे दो, हम मतलब आपकी पत्नी को चाहते हैं, उसे हमें दे दो। तो फिर भाई इसमें ये बताते हैं इतिहासकार कि उनके जो उनका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उनका मतलब कुछ प्रेम प्रसंग बताया जाता है, प्रेम संबंध बताए जाते हैं इतिहासकारों को जैसा मानना है। तो उन्होंने कहा कि तो मतलब उसमें बाद में विवाह भी कर लेंगे ध्रुवी देवी से, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो माना जाता है कि क्या नाम है, उनका प्रेम संबंध था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि अपने भाई से रामगुप्त से कि आप क्या नाम है शकों के वहां मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, मतलब ध्रुवी देवी बनाकर। तो वे ध्रुवी देवी बनकर और चले गए। और वहां पर जाके शकों से मतलब उनके दरबार में जाके जब वो उठा के देखते हैं कि ध्रुवी देवी आई है, तो उनके साथ उनके कुछ जो मतलब दासियां जाती हैं, जैसे उनमें भी उनके प्रबल वो हुआ करते थे सेनापति, और या मतलब जो भी मतलब महान योद्धा हुआ करते थे, उनके लड़ाई में साथ दिया करते थे, वो उनको ले गए थे साथ। तो वहां जाकर उन्होंने शकों को पराजित कर दिया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और क्या नाम है, फिर वापस आकर रामगुप्त की भी हत्या कर देंगे, रामगुप्त को मार देंगे, कह देंगे कि तुम शासक कहलाने लायक हो, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वो मतलब एक इतने बड़े साम्राज्य की या राज्य की या हमारी प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। जब आप अपनी पत्नी देने को तैयार हो गए, मात्र एक युद्ध हारने के पीछे आप अपनी पत्नी देने को तैयार हो गए, तो ये कहानी बताई जाती है। ठीक है भाई। तो ये श्रीगुप्त वाला वो रामगुप्त वाला लिख लीजिए, ये लिखवाना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी याद कर लेना बस, कुछ नहीं। एक नाटक लिख लो, क्या नाम है, गुप्त पीरियड पढ़ रहे हैं ना, गुप्ता पीरियड, गुप्त वंश। ठीक है भाई। पॉइंट लिख लो, क्या नाम है, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम नाटक किसने लिखा है, आपका विशाखादत्त, जिसने मुद्राक्षर लिखी थी, जिससे आपका वो उसकी भी जानकारी मिलती है। कमेंट में बताना भाई, कल भी बताया था और पहले भी बताया हुआ है कि मुद्राक्षर से किन शासकों की जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या है, विशाखादत्त, विशाखादत्त। ठीक है भाई। देवीचंद गुप्तम नाटक है, विशाखादत्त ने लिखा है। देवीचंद गुप्तम नाटक से पता चलता है कि क्या नाम है, आपके शासक हुआ करते थे रामगुप्त की, रामगुप्त शासक हुए समुद्रगुप्त के बाद। गुप्त के बाद, ठीक है भाई। ये शासक हुए और क्या नाम है, इनकी पत्नी हुआ करती थी ध्रुवी देवी। ये पॉइंट याद कर लेना, और कहानी आपको मैंने बताई दी। इनकी पत्नी हुआ करती थी ध्रुवी देवी, जिससे इनकी पत्नी ध्रुवी देवी थी। ठीक है भाई। जिससे बाद में विवाह कौन कर लेंगे, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय विवाह कर लेंगे। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गए, विवाह कर लेंगे। और क्या नाम है,
रामगुप्त की हत्या कर देंगे। ठीक है भाई, ये पॉइंट लिख दो, रामगुप्त की हत्या कर देंगे। ये फिर आपको कहानी याद आ जाएगी, ये पॉइंट पढ़ोगे, रामगुप्त की हत्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। ठीक है भाई, अब पॉइंट आते हैं क्या क्या नाम है उसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त में सबसे पहले कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, एक क्या नाम है आपने देखा होगा मेहरौली स्तंभ लेख है, मेहरौली स्तंभ लेख जो आपको कुतुब मीनार के प्रांगण में खड़ा हुआ है, उसका मतलब आज तक साइंटिस्ट यही नहीं पता लगा पाए कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा। लोहे का है किस धातु का है वो पता नहीं वैसे देखने में लोहे का लगता है, लेकिन आज तक भी उस पर जंग नहीं लगा। और क्या नाम है कब का हुआ करता था, 350 ईस्वी में चल रहे हैं, आज से लगभग क्या नाम है 1600-1700 साल पुराना हुआ करता था। आज भी इसका मतलब साइंटिस्ट इतने पुराने हैं, अभी उसका भी पता नहीं लगा पा रहे कि ऐसी क्या धातु है जिसमें इतने खुले प्रांगण में खड़े होने के बाद भी उस पर जंग नहीं लग रहा। ठीक है भाई, मेहरौली के लोह, वैसे लोहे का लोह स्तंभ लेख बोलते हैं, मेहरौली के लोह स्तंभ लेख पर चंद्र नाम मिलता, इस पर चंद्र नाम मिलता है, जिसको मतलब आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से ही जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, मेहरौली के लोह स्तंभ लेख पर चंद्र नाम मिलता है, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया। और क्या नाम है कुछ इसके सिक्कों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, सिक्के भी लिखवाऊंगा कि क्या नाम है क्यों शुरू किए थे इसने, पहले ये पॉइंट हो गए कुछ उससे पहले के। ठीक है भाई, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं जो ये कहानी होगी ना रामगुप्त वाली, इसके मैंने आपको ये पॉइंट लिखवा दिए, ये याद रखना बस, इससे आपको कहानी याद आ जाएगी पूरी। अब इसके बाद गद्दी पर उसकी हत्या, रामगुप्त की हत्या करके भाई बैठ गया इसका भाई क्या नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसकी मैं उपाधि भी लिखवाऊंगा कि कौन कौन सी उपाधियां थी और नाम इसके अलग हुआ करते थे, देवीगुप्त, देवीश्री, ये इसके नाम हुआ करते थे। ठीक है भाई, और तो अब आ जाता है आपका विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ठीक है भाई। टाइम पीरियड कहां तक पढ़ चुके थे हम, 75 तक पढ़ चुके थे भाई। ठीक है भाई, तो इसका आएगा 375 से आपका 415 ईस्वी तक। ठीक है भाई, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। सबसे पहली बात जानकारी मैंने आपको बता दी कहां से मिली है, मेहरौली स्तंभ लेख से, सिक्कों से। ठीक है भाई, और अब देवी चंद्रगुप्तम से इनकी जानकारी मिली है। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गए। इसके बाद इसने क्या नाम है विवाह किससे किया, ठीक है, कुबेर नागा से, जो नागवंश की शासिका हुआ करती थी विजय, उसके विवाह के साथ विस्तार की पद्धति ये भी अपनाएगा। ठीक है भाई, इसने क्या नाम है कुबेर नागा से विवाह किया। ठीक है भाई, और नागवंश की हुआ करती थी, कुबेर नागा से विवाह किया और नागवंश से अच्छे संबंध स्थापित किए, ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट आ जाता है क्या नाम है, इसने अपनी पुत्री और क्या नाम है दोनों का विवाह, अपने पुत्र जो आप उसके आएंगे कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा की स्थापना की है, कुबेर नागा हो गया, इसने अपनी पुत्री जो मैंने आपको बताया था प्रभावती गुप्त, ठीक है, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त जिसका पूना अभिलेख था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पूना अभिलेख से क्या नाम है अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अपनी पुत्री प्रभावती
प्रभावती गुप्त प्रभावती गुप्त का विवाह, इसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक राजा हुआ करते रुद्रसेन, शकों के राजा हुआ करते थे रुद्र सिंह, जिनका क्या नाम है यही अंत करेंगे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है भाई। वो हुआ करते रुद्र सिंह और ये है रुद्रसेन, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के हुआ करते थे, वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। और भाई जो हुआ करते थे वे थे आपके रुद्र सिंह तृतीय, ये द्वितीय है वो तृतीय, और ये सेन है और वो सिंह है, ठीक है भाई, से किया। और अपने क्या नाम है पुत्र कुमारगुप्त का, अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह एक मिनट, काकुत्स वर्मन, ठीक है भाई। अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया, पुत्री या राजकुमारी लिख लो, ठीक है भाई, राजकुमारी से किया, ठीक है भाई। विवाह के साथ विवाह पद्धति हो गई, क्योंकि पुत्री का भी करा, खुद भी किया और अपने पुत्र का भी करवाया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा कि क्या नाम है शकों का अंत करेंगे, ठीक है भाई। शकों, जो मैंने आपको कहानी बताई, शकों के अंतिम राजा वो रुद्रसेन थे, रुद्र सिंह है, ठीक है भाई, रुद्र सिंह तृतीय, ये तृतीय है, तृतीय को हराएंगे और शकों का अंत करेंगे, शकों का अंत करेंगे, ठीक है भाई, शकों का अंत करेंगे। और ध्यान रखना कि जो विक्रमम वो बताया था मैंने आपको, विक्रम संवत, वो इन्होंने शुरू नहीं किया था, इन्होंने शकों का अंत तो किया था। और क्या नाम है आपका, विक्रम संवत जो शुरू किया था वो मालवा के एक शासक हुआ करते थे, उन्होंने भी शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और उसमें जो मालवा के शासक हुए थे, मालवा से ऊपर हुआ करते थे मथुरा वाली रीजन में आपके ये शक, तो वहां उन्होंने उनको हराने के बाद तब आपका वो विक्रम संवत शुरू किया था, इन्होंने आपको शकों का अंत किया था, ठीक है भाई। शकों का अंत करेंगे और क्या नाम है, जो मैं आपको कल भी बता रहा था, शकारी की उपाधि धारण करेंगे, शकारी की उपाधि धारण करेंगे, ठीक है भाई, शकारी की उपाधि धारण करेंगे। शकारी का मतलब होता है शकों का अंत करने वाला, ठीक है भाई, शकों का अंत करने वाला, ठीक है भाई। और कुछ उपाधियां और धारण की थी इन्होंने, वो लिख लो, क्या नाम है, शकारी की उपाधि धारण करेंगे, विक्रमादित्य, विक्रमांक, ठीक है। और अन्य, ये लिख लो, अन्य उपाधि, अन्य उपाधि क्या थी, एक तो विक्रमादित्य होगी सबसे महत्वपूर्ण, 14 विक्रमादित्य हुए हैं भाई सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है भाई। एक तो ये हो गए आपके चंद्रगुप्त सबसे प्रसिद्ध, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक होगा आखिरी जिससे मतलब अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध करेगा, वो था हेमू, वो आखिरी आपका विक्रमादित्य हुआ था, ठीक है भाई, विक्रमादित्य, अकबर युद्ध करेगा उससे और हरा देगा। अन्य उपाधि विक्रमादित्य, विक्रमांक, और अन्य नाम थे इनके, अन्य नाम क्या हुआ करते थे, देवी गुप्त और देवीश्री, ठीक है भाई, अन्य नाम देवीगुप्त, देवीश्री। और क्या नाम है, शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के शुरू करेंगे, शकों को पराजित करने के बाद, शकों को
पराजित करने के बाद व्याघ्र शैली के, व्याघ्र शैली, व्याघ्र मैंने आपको बताया था, व्याघ्र का मतलब क्या होता है, प्रायवाची बताया था। व्याघ्र शैली के सिक्के शुरू करेंगे। ठीक है भाई, व्याघ्र मैंने आपको बताया विद्वानों के मतभेद हैं कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, जो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त प्रथम, और व्याघ्र शैली के पीछे आपके क्या नाम है, इनका हाथ था चंद्रगुप्त द्वितीय का। लेकिन एक मैंने आपको बता रहा था कि जब बताऊंगा, जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ाऊंगा कि क्या नाम है यूपीएससी कौन सा सही मानती है। लेकिन चांदी के सिक्कों पर आपका मेनली यूपीएससी जो ऑप्शन देती है 4, उसमें से आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही अनुसार आपका सही आंसर मानती है। ठीक है भाई, ये हो गया इसके बारे में कुछ जानकारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। एक तो इनके दरबार में रहेंगे 9 रत्न, एक अकबर के में, और एक होंगे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में हुआ करते थे अष्टदिग्गज। ठीक है भाई, अष्टदिग्गज हुआ करते थे उनके में। ठीक है भाई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके कालिदास, कालिदास से बच्चा बच्चा जानता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है भाई, कालिदास की कहानी आपने बचपन में भी बहुत सुनी होगी। ठीक है भाई, तो अब एक पॉइंट लिख लो, 9 रत्न वास किया करते थे, 9 रत्न वास किया करते थे। ठीक है भाई, 9 रत्न थे कौन कौन, पहले लिखो आपका कालिदास, कालिदास के बाद छपणक, घटकपर, वर्रुचि, वर्रुचि। ठीक है भाई, कालिदास, वारामिहिर, वारामिहिर हो गए, और क्या नाम आपके हो गए, शंकु, शंकु के बाद हो गए आपके बेताल भट्ट, बेताल भट्ट के बाद हो गए अमर सिंह, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कालिदास, छपणक, घटकपर, वर्रुचि, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, और एक हो गए आपके अमर सिंह के बाद विक्रम भट्ट, बेताल भट्ट, और क्या नाम है आपके, वर्रुचि, छपणक, अमर सिंह, शंकु, और एक हो गए आपके इनके चिकित्सक धनवंतरी, धनवंतरी। ठीक है भाई, ये हो गए। ठीक है भाई, धनवंतरी हो गए। और कालिदास आपके क्या नाम है, मोस्ट फेमस आपके रचयिता हुआ करते थे। रचयिता के सेंस में मतलब ये मान लो कि इनके दरबार में लेखक हुआ करते थे, प्रसिद्ध लेखक थे। प्रसिद्ध लेखक लिख लो, प्रसिद्ध लेखक। ठीक है भाई, और ये थे आपके, इनकी में थोड़ी सी, धनवंतरी चिकित्सक थे, चिकित्सक। ठीक है भाई, और अमर सिंह आपके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष। ठीक है भाई, और बेताल भट्ट आपके विक्रम बेताल, बच्चा बच्चा जानता है, जादूगर हुआ करते थे, विक्रम बेताल की कहानी सुनी है। शंकु ये आपके हुआ करते थे वास्तुकार, वास्तुकार मतलब आपके आर्किटेक्ट। ठीक है भाई, वारामिहिर, वारामिहिर हुआ करते थे आपके, वर्रुचि हुआ करते थे आपके व्याकरणकारी, व्याकरणकारी। ठीक है भाई, और ये तो मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ना इनके वो थोड़े से जानकारी है। तो ये हो गए आपके मतलब 9 रत्न। ठीक है भाई, 9 रत्न, और इनके बाद 9 रत्न में यही आते हैं। ठीक है भाई, शंकु आपके वास्तुकार, और छपणक, छपणक आपके ज्योतिषी हुआ करते थे मेनली, जहां तक ज्योतिषी। ठीक है भाई,
और वारामीर ये व्याकरणकारी हो गए, वररुचि, शंकु वास्तुकार हो गए, वेताल भट्ट आपके जादूगर हो गए, और क्या नाम है, और वारामीर, बस यही है। ठीक है भाई। और अब इसमें दो एक पॉइंट इधर लिखवा देता हूं मैं आपको, ये तो 9 रत्न हो गए। ठीक है भाई। एक इनके समय वो आया था चीनी यात्री फाहियान। ठीक है भाई। चीनी यात्री फाहियान आया था। चीनी यात्री कौन था? फाहियान। और पुस्तक इसकी कौन सी प्रसिद्ध है? फा क्यों की। ठीक है भाई। एक हेनसांग होगा, उसकी सीयू की होगी, इनकी है फा क्यों की। फा से फाहियान, फा से फा क्यों की। ठीक है भाई, याद रखना। चीनी यात्री फा क्यों की आया, और इसने मतलब इसमें इनकी जानकारी मिलती है क्योंकि इनके समय इसने पुस्तक लिखी। और क्या नाम है, यहाँ पर वो बन के आया था, पढ़ने के हिसाब से आया था भाई आपका नालंदा में। ठीक है। अब नालंदा की कहानी पे भी देखेंगे क्या फा क्यों की आया था, और क्या नाम है, बस ये हो गए इसके पॉइंट। ठीक है भाई। चीनी यात्री था, और ये इनके हो गए। वारामीर इनके वो मान लो आप, क्या नाम है, वास्तुकार हो गए। और बस यही है मेनली। तो वारामीर के बारे में आपको खगोल शास्त्री हुआ करते हैं वहाँ, ये खगोल शास्त्री हुआ करते थे, खगोल शास्त्री। ध्यान आ रहा था पर लिख नहीं पा रहा। प्रसिद्ध लेखक हो गए, शपनक ज्योतिषी हो गए, वररुचि व्याकरणकारी हो गए, वारामीर आपके क्या नाम है, खगोल शास्त्री हो गए, शंकु आपके वास्तुकार हो गए, वेताल भट्ट आपके जादूगर हो गए, अमर सिंह कोषाध्यक्ष, और ये चिकित्सक हो गए। ठीक है भाई। ये हो गया इसके बारे में। अब इनके बाद आएगा कुमारगुप्त, इनका पुत्र हुआ था जो। ठीक है भाई। उन्होंने नालंदा की स्थापना कराई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं इसके पुत्र को, कुमारगुप्त को। नालंदा सबसे मेन काम हुआ इसके टाइम पर। ठीक है भाई। कुछ सबसे ज्यादा अभिलेख इसके चंद्रगुप्त के बाद, जो मतलब गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा अभिलेख इसी के समय लिखे गए थे। क्या नाम है, कुमारगुप्त के समय। ठीक है भाई। कुमारगुप्त के समय सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए, और प्रसिद्ध अभिलेख इसका मंदसौर का अभिलेख था, जिसमें इसके सबसे सुव्यवस्थित क्या नाम है, प्रशासन की जानकारी मिलती है, या सबसे सुव्यवस्थित इसके शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं कुमारगुप्त। कहां तक देख चुके थे हम? 415 तक देख चुके थे ना कुमारगुप्त। टाइम पीरियड क्या था? 415 तक तो इसके पहले था चंद्रगुप्त द्वितीय का, और 415 से 455 ईस्वी तक। ठीक है भाई। 455 ईस्वी तक। ठीक है। और क्या नाम है, अब इसके बारे में शुरू करते हैं लिखना। कुमारगुप्त, उसका उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय का। माता तो मतलब इनकी माता के ऊपर डिस्प्यूट है। कोई इतिहासकार कहते हैं कि ध्रुवी देवी इनकी माता थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि ध्रुवी देवी का अलग पुत्र था, उसने कुछ टाइम शासन किया, वो नहीं था। तो ऐसा मतलब डिस्प्यूट है। ठीक है भाई। सबसे पहले महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। महेंद्रादित्य, अभी 2 उपाधि हो रहे हैं महेंद्रादित्य, श्री महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, और अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि धारण की। ठीक है भाई। ये होगा पॉइंट। और फिर इसी अश्वमेघ महेंद्र से इसकी जानकारी लिखती है कि अश्वमेघ यज्ञ भी कराए इसने। ठीक है भाई। अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। ठीक है भाई। और क्या नाम है, मयूर शैली के सिक्के। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मयूर शैली के सिक्के चलाए। ठीक है भाई। सिक्के चलाए, मयूर अंकित है उन पर, मयूर शैली के सिक्के चलाए। ठीक है भाई। और क्या नाम है, गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख
अभिलेख इसी के समय लिखे गए, इसी के समय लिखे गए। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा अभिलेख इसी के समय लिखे गए। और क्या नाम है, उन अभिलेखों में क्या आता है, एक तो आपका मंदसौर का अभिलेख आता है, मंदसौर के साथ साथ आपका है कमरांद का अभिलेख, मंदसौर, कमरांद, कमरदंडा और क्या नाम है आपका बिलसड़। मंदसौर, कमरांद, मंदसौर, बिलदंडा लिख लो अभिलेख थे, अभिलेख थे क्या नाम है मंदसौर और अभिलेख थे मंदसौर, मंदसौर, कमरदंडा और बिलसड़। ठीक है भाई, और सबसे सुव्यवस्थित जानकारी इसके शासन की मंदसौर अभिलेख से मिलती है। सबसे सुव्यवस्थित शासन की जानकारी, शासन की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ठीक है भाई, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ठीक है भाई, और क्या नाम है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और क्या नाम है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान, महायान, ये महायान क्या है, महायान शाखा मैंने आपको पढ़ाई है बौद्ध धर्म में, महायान और हीनयान में बट गया था, चतुर्थ बोध संगीति में कराया था ना, वही है ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान कहा जाता है। ठीक है भाई, किसको कहा जाता है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को। और क्या नाम है, इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, आपका बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। उसकी कहानी आपको अभी सुनाऊंगा, क्या उसकी कहानी थी, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है भाई, नालंदा को बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ठीक है भाई, अब नालंदा क्या था, इन्होंने स्थापना की थी, ये माना जाता है कि नालंदा ऐसे थे कि एक एक ब्लॉक थे, एक एक ब्लॉक ऐसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसने हॉस्टल सुविधा प्रोवाइड की थी वर्ल्ड में। ठीक है भाई, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई थी और बहुत ही प्राचीनतम यूनिवर्सिटी ये मानी जाती है। ये मान लीजिए इसमें ऐसे ऐसे कक्ष बने हुए करते थे चारों साइड, और यहाँ आपके जो शिक्षक हुआ करते थे उनका वो था सिंहासन, यहाँ बैठकर वो पढ़ाया करते थे। ऐसे ऐसे 35 कमरे हुआ करते थे, हर ब्लॉक में 35 कमरे हुआ करते थे, और एक उनके मतलब गुरु का कमरा हुआ करता था, यही इनका कुआं हुआ करता था जहाँ से पानी पिया करते थे। और क्या नाम है, अगर यहाँ बैठकर ये अपने गुरु से शिक्षा लिया करते थे। ठीक है भाई, 35 कमरे हुआ करते थे। और क्या नाम है, आज के टाइम में देखने जाओगे तो ऊपर का हिस्सा लेंटर वेंटर सब गायब है, जब उसने ध्वस्त कर दिया था। तो कुछ मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस टाइम में, पता नहीं कितने मतलब 35 एक ब्लॉक में 35 हुआ करते थे। हर सब्जेक्ट का सेक्शन अलग हुआ करता था, चिकित्सक का अलग, क्या नाम है, किसी को ज्योतिषी की जानकारी लेनी है तो वो उसका अलग, मतलब हर सब्जेक्ट एक से एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। और इसको मतलब हर सेक्शन में 35 बच्चे बैठा करते थे और एक उनका शिक्षक हुआ करता था। उसके लिए शाम को खाना वाना लाया करते थे ढूंढ ढांड के, ये इनके अलग नियम हुआ करते थे। तो ये मतलब ये था, बहुत ही डेवलप उस टाइम की ये थी। तो क्या नाम है, नालंदा बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। कहानी ये थी कि क्या नाम है 1100 के आसपास, 1192-93 के आसपास इसको ये ध्वस्त कर देगा। तो कहानी ये थी क्या नाम जी, बख्तियार खिलजी एक टाइम पर आकर बहुत बीमार पड़ गया था।
बीमार पड़ गया तो भैया इसका कोई भी मतलब जो इसके हकीम वकीम हुआ करते थे कोई भी इसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। इलाज तो कर पा रहे थे मतलब इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो इसको इसके किसी हकीम ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक वो हैं, क्या नाम है, चिकित्सक हैं, क्या नाम है उनका, राहुल श्रीभद्र। राहुल श्रीभद्र कह लो या राहुल शीलभद्र कह लो, नाम लिख दो मैं इनका, राहुल, जिससे आपको याद रहे, राहुल श्रीभद्र या राहुल शीलभद्र। ठीक है भाई, राहुल श्रीभद्र या शीलभद्र एक चिकित्सक हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं। तो भाई ये तो पक्का मुसलमान था। ठीक है भाई, ये मत सोचना मैं किसी कम्युनिटी को वो कर रहा हूँ, उस समय की आपको कहानी बता रहा हूँ। और एक ऑफिसर में एक क्वालिटी भी नहीं चाहिए। आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, जाति धर्म भेदभाव इनसे आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपका धर्म सिर्फ एक है, वो है आपका परम धर्म, आपको अपने देश की सेवा करनी है। भाई जो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहा है, कोई भी आर्म फोर्स ज्वाइन करता है भाई, उसका कोई धर्म नहीं होता, एक धर्म होता है उसका सिर्फ, जो कि उसको अपने देश की सेवा करनी है, पैट्रियोटिक उसका धर्म है। ठीक है भाई, रक्षा परमो धर्म। ठीक है भाई, ये उसका धर्म होता है और कुछ नहीं होता, उसे दीन दुनिया से मतलब ही नहीं। आज के टाइम में भाई जब बॉर्डर पर गोली चलती है वहां धर्म के नाम पे नहीं चलती, वहां पर ऐसे नून नहीं निकलता। आज के टाइम में मैं अपने समाज में भी देख रहा हूं, मतलब इतनी रिजिडनेस आज के टाइम में, एक जाति जो उससे मतलब थोड़ी सी डेवलप है या दूसरी जाति के प्रति इतना प्रतिशोध है आज के टाइम में कि मतलब एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे। भाई उधर से एक, चलो मैं आज थोड़ा सा बता दूं, उधर से गोली जब चले ना, किसी के नाम की नहीं चलती कि राजपूत को जाके लगेगी, जाट को जाके लगेगी, गुज्जर को जाके लगेगी, मस्त से गोली चलती है सिर्फ काफिरों के नाम की, जो उनकी नजरों में हम हैं काफिर। ठीक है भाई, वहां नहीं देखता, वहां बॉर्डर पे नहीं होता कि वहां कौन खड़ा, कि जाट खड़ा, गुज्जर खड़ा है, राजपूत खड़ा, वहां से परे से गोली चला तो सिर्फ काफिर के नाम की, वे नहीं देखते किसमें बज रही किसमें नहीं, और अंधाधुंध गोली बजे। ठीक है भाई, ये तो समाज में भाई ऐसी सामाजिकता के लोग, ऐसी नैतिकता के लोग, ऐसी तुच्छ मतलब सोच के लोग आजकल हो गए। और एक इंस्टाग्राम पे पेज बना के पता नहीं क्या तो समाज में दिखाना चाह रहे क्या नहीं। आजकल का युवा इतना बर्बाद हो गया, बस ये थोड़ा सा सोशल मीडिया का कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा, कुछ सही इस्तेमाल हो रहा। तो भाई अपना पॉइंट पाते हैं। तो भाई इसने कहा कि क्या नाम है, राहुल श्रीभद्र, उसने कहा कि कौन है, उनके हिंदू है, उनके भाई मैं काफिरों के हाथ से नहीं ठीक होने का। तो वो भाई जब ये ज़्यादा बीमार हो गया, इसने कह दी, जब इसका कहीं से इलाज नहीं होने लगा, इसे भाई इसके हकीमों ने समझाया कि इलाज करवा लो, क्या पता ठीक हो जाओ। तो इसने भाई बात मान ली, चलो उन्होंने उसे बुला के लाओ, राहुल श्रीभद्र को बुला, राहुल श्रीभद्र को इनके सामने पेश किया गया। तो भाई क्या नाम है, इन्होंने कही कि अगर तुम मुझे ठीक कर दो, तो इसने एक शर्त रखी, क्या रखी, मुझे बिना दवाई दिए ठीक करना, तो मैं मान जाऊंगा हाँ भाई तुम कुछ हो अपने आप में और तुमने कुछ ज्ञान प्राप्त कर रखा। तो राहुल श्रीभद्र नालंदा से पढ़े हुए थे। ठीक है भाई, नालंदा से पढ़े हुए थे। तो इन्होंने कहा कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसने कही मुझे कुरान पढ़ना पसंद है। तो ठीक है भैया, इसने उन्हें एक कुरान भेंट में दे दी। इसने कही कि आपको रोज इसके 4 से 5 पन्ने पढ़ने हैं, जितना आपसे हो सके उतने पन्ने पढ़ने। तो इसने ये पढ़ने शुरू करा, वो कुरान पढ़ता गया, देखा तो 15-20 दिन बाद ये ठीक हो गया। इसे लगा कि भाई क्या जादू कर गया मेरे पे कि मैं कुरान पढ़ने से ठीक हो गया, कुरान तो मैं उससे पहले ही पढ़ रहा था, क्यों नहीं ठीक हो पाया। तो फिर इसने भाई जब इसने कही कि उसे बुला के लाओ कि उसने मुझे कैसे ठीक करा, तो जब इन्हें बुलाया गया राहुल श्रीभद्र को, इसने कही बख्तियार खिलजी ने कि कैसे ठीक करा। उसने कहा कि मैंने आपके कुरानों के पन्नों पर दवाई का लेप लगा दिया था, जिससे आप थूक लगाकर उससे पढ़ते थे तो आपके मतलब दवाई अंदर चली जाती थी, और या आप उसको पढ़ते थे, आप सांसें लिया करते थे तो सांसों के थ्रू वो दवाई अंदर चली जाती थी। तो इसे भाई मतलब ये इतना मतलब थोड़ा सा हर्ट हो गया, या मतलब इसको ठेस पहुंची कि मतलब हमारे धर्म से इनका धर्म इतना ज्ञान इनके पास है। तो इसने कहा कि कहाँ से पढ़े हो, इसने कहा कि मैं नालंदा से पढ़ा हूँ, ऐसे बहुत बड़ी वो यूनिवर्सिटी है। तो इसने कहा कि नष्ट कर दो। इसने देखा कि उस केंद्र को ही नष्ट कर दो जहाँ से ज्ञान मिल रहा। भाई साहब इसने जाके वहाँ उस पर हमला करा, नालंदा विश्वविद्यालय पे, उसको ध्वस्त कर दिया पूरा। मतलब मार काट इतनी बुरी तरह करी, वहाँ के आचार्यों को मारा, बच्चे जो वहाँ पढ़ने आए थे वे मारे। ठीक है भाई, और ये माना गया है कि पांडुलिपियां हुआ करती थी उस समय, पांडुलिपियों में 90,000 के लगभग पुस्तक वहां हुआ करती थी। 90 लाख के लगभग, 90 लाख पुस्तक उस समय हुआ करती थी, अब देख लो। ठीक है भाई, तो ये माना जाता है लगभग 3 से 6 महीने तक वहां पर आग लगातार जलती रही थी, जब इसने वहां का मतलब वहां की लाइब्रेरी जला दी थी। लगभग 3 से 6 महीने तक वहां पर आग निरंतर जलती रही थी। अब देख लो कितना बड़ा हमारे पास ज्ञान का भंडार हुआ करता था। भाई आज के समय विज्ञान है,
पर उस समय ना महाविज्ञान हुआ करता था, जो आज के पास हमारे पास नहीं है। जो साइंटिस्ट आज खोज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, सूरज से पृथ्वी की धरती आज मापने में सक्षम हुए, वो हमारे हनुमान चालीसा में पता नहीं कब से लिख रही है। ठीक है भाई, क्या नाम है, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, भाई ये सब पता नहीं हमारे ऋग्वेदों में पता नहीं कहाँ कहाँ लिखी हुई है, हमें पता भी नहीं। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ आज विज्ञान है, उस समय हमारे पास महाविज्ञान हुआ करता था, जो हमारा नष्ट हो चुका है भाई। और ये बहुत ही बड़ा खेद है कि आज हमारे पास ये नहीं है नालंदा। अगर नालंदा आज होता तो आज हम कुछ और इतिहास पढ़ रहे होते और आज भारत कहीं और ही होता उस ज्ञान के बेस पे। ठीक है भाई, तो ये हो गई इसकी जानकारी। कुमारगुप्त के बारे में इतना ही जानकारी है। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त मैंने आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था कि क्या नाम है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ज्यादा प्रबल शासक नहीं आएंगे, जो शासक आएंगे मैं लिखवा दूंगा उत्तराधिकारी, उसके बाद ये डायनेस्टी हो जाएगी खत्म आज आपकी। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, आज इस डायनेस्टी को खत्म ही कर देंगे, बस आखिरी राजा बच रहा है, इसके बाद कोई प्रतापी शासक नहीं होगा। ठीक है भाई, और जो होंगे 1-2 पॉइंट में लिखवा दूंगा मैं आपको इसके बाद। अब आता है आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 तक हम देख चुके हैं, 455 से 76 तक इसका राज रहेगा। ठीक है भाई, हूणों का आक्रमण इसी के समय होगा। ठीक है भाई, और ये उनको हराएगा, भीतरी अभिलेख से पता चलेगा, और हूणों को उसमें मलेच्छ कहा गया है। ठीक है भाई, क्या नाम अब आएगा आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड क्या 455 तक हो गया ना, 455 से 476 ईस्वी तक ये हो गया इसका टाइम पीरियड। सबसे पहली बात, एक पॉइंट लिखो पहले तो, कुमारगुप्त के समय, कुमारगुप्त जो इसके पिता थे, कुमारगुप्त के समय एक जाति हुआ करती थी पुष्यमित्र। ठीक है, उसका आक्रमण हुआ था और उनको ये पराजित करेगा। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र जाति, पुष्यमित्र नामक जाति लिख लो, पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण हुआ था, जिनको यह हराएगा, जिनको यह हराएगा। ठीक है भाई, और क्या नाम है, और क्या, हूणों का आक्रमण हुआ इसके समय। हूण बहुत खतरनाक जनजाति हुआ करती, हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ कब हुआ था, 455 में, 455 ईस्वी में, 455 ईस्वी में हुआ था, जब ये बैठा था हूणों का आक्रमण हुआ, और हूणों को भी हराएगा, और हूणों को विफल करेगा, या हराएगा, और हूणों, और यहाँ लिखो हूणों को हराएगा, हूणों को हराएगा। ठीक है भाई, हूणों को हरा देगा, और हूणों को भीतरी अभिलेख में, यहाँ लिखो ये पॉइंट, हूणों को भीतरी अभिलेख में, भीतरी अभिलेख है इसका, अभिलेख में मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है। ठीक है भाई, मलेच्छ कहा गया है। और इसने क्या नाम है, देवराज और विक्रमादित्य की उपाधि का धारण की थी, देवराज और विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है भाई, उपाधि ली थी, और विक्रमादित्य की उपाधि ली, देवराज की उपाधि ली, और क्या नाम है, हूणों का आक्रमण हो गया। और इस एक पॉइंट लिखो इसमें, क्या नाम है, इस जो इसका पुत्र होगा भानुगुप्त, भानुगुप्त के ऐरण स्तंभ लेख से सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य मिलते हैं। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य
ठीक है भाई, प्रथम लिखित है, ध्यान रखना, प्रथम लिखित साक्ष्य मिलते हैं। भाई इसका वो हुआ करता था सेनापति गोपीराज, गोपीराज लिख लो जिससे याद आ जाए, गोपीराज की हूणों से लड़ते हुए। चलो ये पॉइंट लिखवाई देता हूँ। सेनापति था, सेनापति गोपीराज की हूणों से लड़ते हुए, हूणों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तब उसकी पत्नी ने सती, तब उसकी पत्नी उसके साथ सती हुई, तब उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई थी, सती हो गई थी। ठीक है भाई, ये हो गया पॉइंट। सेनापति गोपीराज था, क्या नाम है, हूणों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, तब उसके साथ उसकी पत्नी सती हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्रथम लिखित साक्ष्य। ठीक है भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया। ठीक है भाई, और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। और क्या नाम है, वृषभ शैली के, वृषभ शैली, वृषभ माने बैल होता है, वृषभ शैली के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। ठीक है भाई, वृषभ शैली के सिक्के चलाए। और इसको क्या नाम है, शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है, शरदकालीन सूर्य की भांति, सूर्य की भांति कहा गया है। ठीक है भाई, सूर्य की, शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है वृषभ शैली के सिक्के। और हाँ, एक पॉइंट, चीनी शासक सांग, चीनी शासक सांग के दरबार में राजदूत भेजा था इसने, राजदूत भेजा था। ठीक है भाई, और इनका अंतिम, फिर इसके बाद क्या नाम है, इतने प्रतापी शासक नहीं आए, कुमारगुप्त इत्या आएगा, फिर विष्णुगुप्त आएगा, ऐसे कई शासक आएंगे, मतलब इतने प्रतापी नहीं हुए। फिर अंतिम शासक होगा इनका विष्णुगुप्त इत्या। ये पॉइंट लिख लो, अंतिम शासक, ये पॉइंट लिख लो, ये आ सकता है, कौन था, विष्णुगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक है भाई, यहां आकर इनका गुप्तों का अंत हो जाएगा। ठीक है भाई, विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक है भाई, ये हो गया आपके गुप्तों के बारे में जानकारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, ये डायनेस्टी होगी खत्म, गुप्त साम्राज्य। बहुत क्वेश्चन बने हैं इससे, कई बार चुन के क्वेश्चन, बहुत ही आसान से क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं बहुत बार। ठीक है भाई, और आज ये आपकी डायनेस्टी होगी खत्म। इसके बाद हर्षवर्धन काल पढ़ेंगे, वर्धन डायनेस्टी या पुष्य भूति डायनेस्टी बोलते हैं उसको, या हर्षवर्धन या वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है भाई, इनके बाद उनको पढ़ेंगे कल। ठीक है भाई, वो भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद राजपूत रह जाएंगे, अपनी एंशिएंट हो जाएगी खत्म। एंशिएंट हिस्ट्री सबसे बड़ी है, मेडिवल बहुत कम है, और एंशिएंट तो मतलब थोड़ी सी मेडिवल से ज़्यादा है। लगभग इस महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा। ठीक है भाई, मेडिवल तो ये मान लो 8 से 10 क्लास में आपकी समाप्त हो जाएगी। मतलब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, मुगल पढ़नी है, और इनका अरबियों का और तुर्कों का पढ़ना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने रखते हैं, और अगली वीडियो आपके हर्षवर्धन डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।